नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी के एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो हिस्ट्री का पोर्शन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके लगभग आधे प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। इसमें आज हम देखेंगे कि यूरोप की जो कंपनियां थीं कैसे भारत में आती हैं व्यापार करने, और व्यापार करते करते कैसे उनका एक साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और इसी सीरीज़ में हम देखेंगे आगे कि कैसे यहाँ के जो राजा हैं उनसे उनका झड़प होता है, फिर प्लासी की लड़ाई होगी, फिर बक्सर की लड़ाई होगी, वो सब चीज़ हम आगे देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है और कौन कौन से फैक्चुअल डिटेल हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपने बुक में हमेशा पढ़ा होगा कि सबसे पहले पुर्तगाल आता है, फिर डच आता है, फिर अंग्रेज़ आता है, फिर डेनिश आता है, फिर फ्रेंच आता है। लेकिन कहीं कहीं यह सीरीज़ आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। आपको ऐसे मिल सकता है, पुर्तगाल आएंगे, फिर अंग्रेज़ आप दिख जाएगा कहीं, उसके बाद डच दिखेगा, फिर डेनिश दिखेगा, फिर फ्रेंच दिखेगा। तो देखिए, यह जो क्रम है आगमन का क्रम है। मतलब भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आएगा, फिर डच आएगा, अंग्रेज़ आएगा, डेनिश आएगा, फिर फ्रेंच आएगा। और यह जो क्रम है कंपनियों के स्थापना का क्रम है। अगर पुर्तगाल की बात करें तो 1498 में स्थापना होता है, अंग्रेज़ 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रेंच 1664 में। ठीक है। कई बार आपसे यह सीरीज़ पूछा जाता है आगमन का, आप याद रखेंगे। बुक में आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं यह सीरीज़ भी दिखाई पड़ता है आपको, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक थोड़ा सा हमको लगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने बता दिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कंपनियाँ कैसे भारत में आ रही है। तो ये तो हमको पता चल गया कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत आ रहा है व्यापार करने के लिए। लेकिन वो कौन से कारण है कि यूरोप के और कंपनियों को मतलब भारत आने के लिए आकर्षित कर रहा है? तो इसके सबसे पहला कारण है भारत की आर्थिक संपन्नता। यूरोपीय कंपनियों को भारत आने में सबसे ज़्यादा अगर आकर्षित करता है तो यही कारण है कि भारत की आर्थिक संपन्नता। और ये देखिए, ये कहीं सुनी बात नहीं है, इसका सबसे प्रूफ हमको मिलता है मार्को पोलो के बुक से। मार्को पोलो एक ट्रेवलर है, यह इटली का ट्रेवलर है। 13वीं सदी में यह भारत आता है और भारत आने के बाद जब भारत से वापस जाता है तो ये एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है, पूरे जर्नी की कहानी लिखता है। मार्को पोलो ने अपने विवरण में भारत की समृद्धि का बहुत बेहतरीन वर्णन करता है और कहता है कि इससे और यह माना जाता है कि यह मतलब मार्को पोलो के जर्नी के बाद ही यूरोप के व्यापारी भारत आने के लिए प्रेरित हुए। ठीक है। तो भारत की आर्थिक संपन्नता और मार्को पोलो का विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा कारण था इसमें यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग। देखिए, कुछ चीज़ थी जिसकी मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इसमें था सूती वस्त्र, मसाला, नील और काली मिर्च। सबसे ज़्यादा अगर किसी का डिमांड था तो काली मिर्च का डिमांड था। काली मिर्च का डिमांड इसीलिए था, देखिए काली मिर्च जो फसल है यह 0 डिग्री के आसपास जितने कंट्री हैं यहाँ पे यह ज़्यादा उगाया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में भी उत्तर भारत में काली मिर्च की खेती कम होती है, साउथ इंडिया में इसकी खेती ज़्यादा होती है। ठीक है। और काली मिर्च का जो मांग था यूरोप में ज़्यादा था, क्योंकि यूरोप ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे लोग मांस वगैरह खाते हैं। तो काली मिर्च जब मांस में डालते हैं तो उससे एक तो टेस्ट आ जाता है उसमें, और दूसरा चीज़ है कि काली मिर्च में अगर उसको मिक्स करके रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक मांस खराब नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे काली मिर्च की मांग ज़्यादा होती थी। तो एक तो बात थी कि इन सब चीज़ों को वहाँ पे डिमांड ज़्यादा था, और दूसरा बात था कि यहाँ से जब सामान लेके व्यापारी वहाँ जाते थे तो मुनाफा बहुत ज़्यादा होता था। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वास्को डी गामा का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब वो सामान लेके जा रहा है तो सारा खर्च हटाने के बावजूद भी उसको 60 गुना फ़ायदा हो रहा है।
मतलब बताइए कितना फ़ायदा हो रहा है या इस समय ट्रेड करने में कि 60 गुना फ़ायदा हो रहा है उसको। तो ये 2 कारण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो भारत आने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। तीसरा कारण था यूरोप में वाणिज्यवाद की नीति का लोकप्रिय होना। वाणिज्यवाद का मतलब है कमर्शियलिज्म। देखिए यूरोप में उस समय रेनेसा आ गया है। रेनेसा आ गया है तो मतलब इसका मतलब है कि लोग अब साइंटिफिक टेम्परामेंट का हो गया है, लोग ट्रेड पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ट्रेड पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहा है तो उसमें एक पॉलिसी डेवलप हो रही है यूरोप में, और उस समय बहुत लोकप्रिय हो रहा है वाणिज्यवाद की नीति, कमर्शियलिज्म की नीति बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। इसका मानना है कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि बुलियन से आकी जाएगी। बुलियन, और बुलियन कहें तो क्या है? चांदी और सोना। उस समय तो व्यापार करेंसी और फ़ोनपे गूगल पे तो था नहीं, व्यापार होता था चांदी और सोना से, वही था बुलियन। तो उस समय यह देखा जाता था कि कोई भी स्टेट, कोई भी देश समृद्ध कितना समृद्ध है, मतलब उसके पास कितना बुलियन है। आप देखेंगे कि ऋग्वेद में जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होता था उसको हम उतना समृद्ध मानते थे। तो बदलते परिवेश में भी ये चीज़ें बदलती रहती हैं। इस दौरान हम देखते हैं जिसके पास जितना ज़्यादा बुलियन हो वह उतना समृद्ध है। ठीक है, तो यूरोप में वाणिज्यवाद की नीति जब लोकप्रिय हुई तो इसका मतलब था बुलियन कब आएगा? जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करेगा उसके पास सबसे ज़्यादा बुलियन होगा। तो आपको ट्रेड पे फोकस करना होगा, और ट्रेड के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सा है? हमने ऊपर ही देखा कि वास्को डी गामा और मार्को पोलो दोनों कहते हैं कि भारत सबसे बेहतरीन जगह है। तो वहाँ के जो व्यापारी थे भारत आने के लिए प्रेरित हो गए। अब देखिए एक सबसे बेहतरीन घटना घटती है कुस्तुनतुनिया का पतन। अगर आप बिपिन चंद्र का बुक पढ़ेंगे तो कुस्तुनतुनिया का जिक्र करते हैं। कुस्तुनतुनिया कुछ और नहीं है बल्कि यह अभी हाल में जो इस्तांबुल है इसी को कुस्तुनतुनिया कहते हैं। देखिए इधर में इंडिया है, आपको इंडिया से इधर में यूरोप हो जाएगा, आपको रोम वगैरह यहाँ पे, तो यूरोप इधर हो जाएगा। यहाँ से व्यापार हो रहा है और बीच में देखिए मेडिटेरियन सी है, ठीक है ना। तो यूरोप और भारत के बीच में मेडिटेरियन सी पार करना ही करना है व्यापार के लिए। 1453 तक स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1453 में यहाँ पे होता है कि जो इस्तांबुल है यहाँ पे आपको दिख रहा है इस्तांबुल, इस पर तुर्क का आक्रमण हो जाता है। और तुर्क कौन है? तो बिपिन चंद्र का बुक पढ़ेंगे तो उस्मानिया तुर्क लिखते हैं, उस्मानिया तुर्क। आप तुर्क भी कह सकते हैं, बात बराबर है, दोनों एक ही हैं। इनका जब यहाँ पे अधिकार हो जाता है तब यह मेडिटेरियन सी को ब्लॉक कर देते हैं और भारत और यूरोप के बीच के जो ट्रेड एकदम बेहतरीन चल रहा है उसको ये रोक देते हैं। अब यूरोप वाले बेचैन हो जाते हैं कि भाई उनके पास पता चल गया है कि भारत में सबसे अच्छा व्यापार है, उनके पास कमर्शियलिज्म की पॉलिसी आ गई है, लेकिन रूट बंद हो गया। तो अब बेचैन हो जाते हैं, तो अब नए रास्ते की खोज होती है। अब देखिए नए रास्ते की खोज में एक सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको मदद करेगा कि वहाँ पे रेनेसा आ गया है। यह ऐसा टाइम है जब आप देखेंगे वहाँ पे रेनेसा भी आ गया है। रेनेसा आने से क्या होगा? बहुत सारे लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा, और इसके तहत क्या होगा? वहाँ पे समुद्री कंपास जो समुद्र में दिशा बताता है, एस्ट्रोलैब, यह क्या करता है? अक्षांश और देशांतर का मतलब मापक है यह एस्ट्रोलैब। जहाज की चाल नापने वाले जो उपकरण हैं इसकी भी खोज हो गई है उस समय। बंदूक की खोज हो गई है, तोप की खोज हो गई, मतलब इन सारे चीज़ों का इस समय मतलब खोज हो चुका है। तो इनके पास एक नवीन क्या कहते हैं, एक मतलब नए नए चीज़ों का खोज हो गया है। तो अब ये पुराने विचारधारा में ढलने वाला नहीं है, इनको अब व्यापार इनको अब करना ही करना है। अब देखिए इन सारे चीज़ों को अगर हम रिलेट करें तो देखते हैं कि इनको पता चल गया है कि भारत में आर्थिक संपन्नता है, हमको व्यापार वहाँ से करना है। उसके बाद भारत की वस्तुओं का वहाँ पे डिमांड भी है।
कमर्शलिज्म की पॉलिसी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, और उसके बाद इनके पास सारे मशीन के टूल भी बन गए हैं, लेकिन मेन काम हो गया है कि इनका जो रूट है वो बंद हो गया है। अब देखिए रास्ता बंद हो गया है, तो अभी क्या करेंगे, इनको नया रास्ता खोजना पड़ेगा, दूसरा तो व्यापार का उपाय है नहीं। दो ही काम है, या तो आप नए रास्ता खोजिए व्यापार करिए, नहीं तो रास्ते को बंद कर दीजिए। तो अब यही होगा कि अब यहाँ पे कुछ स्पेन और पुर्तगाल, दो देश व्यापार में उसमें सबसे आगे हैं, और इन दोनों देशों ने नए रास्ते खोजने में अपने नाविकों को और ट्रेवलर को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और इसी का मतलब योगदान है कि आप देखेंगे कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री है। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करता है, और स्पेन का कोलंबस या अमेरिका का खोज करता है। ठीक है, पुर्तगाल के एक राजा हैं, इनका नाम है प्रिंस हेनरी, और स्पेन की एक महारानी है, इनका नाम है इसाबेल। इन दोनों ने ये नए मार्ग की खोज में बहुत योगदान किया, मतलब उसमें जो भी इनको आर्थिक सहायता लगा होगा या मोटिवेशन जो भी लगा होगा, इन दोनों ने किया। तो इन दोनों का बहुत योगदान है, पुर्तगाल और स्पेन का, मतलब जो नाविक थे, जो ट्रेवलर थे, उनको प्रोत्साहित करने में इन दोनों का बहुत योगदान है। और इन्हीं के बदौलत वास्को डी गामा भारत आता है और कोलंबस यूएसए आता है। तो ये तो हुई नए मार्ग की खोज, कैसे कैसे घटनाएं उसमें दुनिया में चल रही है और भारत की खोज कैसे होती है। अब देखिए, ये तो बैकग्राउंड था। अब पुर्तगाल भारत में 1498 में वास्को डी गामा आ गया है। देखिए यहीं से स्टार्ट होता है, यह पुर्तगाल है, यहाँ से वास्को डी गामा भारत आता है कालीकट में। यह जो रास्ते से आता है अफ्रीका के नीचे से आता है, यह अफ्रीका है, इसके नीचे से आता है। इस रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड होप, इसका नाम है। ठीक है, इसी रास्ते से आता है और इसी रास्ते से वापस चला भी जाता है। वास्को डी गामा 2 बार इंडिया आता है, हम उसको आगे में देखेंगे। अब देखिए, वास्को डी गामा भारत आता है तो सबसे पहले आपको 2 डेट मिलेगा कहीं कहीं, एक 17 मई 1498 और एक 20 मई 1498। कुछ बुक में आपको 17 मई दिखेगा, लेकिन यह उतना ऑथेंटिक डेट नहीं है। 20 मई आप देखेंगे ज़्यादा ऑथेंटिक डेट है। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप रास्ते से भारत पहुंच रहा है। ठीक है, इसका स्वागत कौन करेगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जब यहाँ पे आएगा, कालीकट में आएगा, तो यह कोचीन का भाग है। ठीक है, यहाँ का जो राजा है इसका नाम है जमोरिन। जमोरिन इसका स्वागत करेगा, इसका खूब स्वागत करेगा। और जितना इसको देखिए, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली ट्रेवलर है, मतलब एक व्यापारी है। यह अकेले आ रहा है, कुछ और अपने मतलब और लोग होगा, लेकिन अभी ये कंपनी नहीं बना है। तो इसको जितना सामान लेके जाना है, जमोरिन इसको खूब स्वागत करेगा और खूब मसाला वगैरह जो भी व्यापार का सामान लेके जाना लेके जाएगा, और लगभग 60 गुना फ़ायदा यहीं कमाएगा। ठीक है, तो वास्को डी गामा जमोरिन आके, एक और इसमें फैक्ट आता है कि जब वास्को डी गामा भारत आता है तो भारत के बारे में तो उसको कुछ आइडिया है नहीं, तो उसको मदद कौन करेगा, तो उसके मदद के लिए एक गुजरात का आदमी है जो इसको बताता है कि तुम कहाँ पे जाओ, कैसे ट्रेड करो। उसका नाम है अहमद इब्न मजीद। देखिए, हालांकि यह किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसका मतलब पथ प्रदर्शक कौन था, यानी उसको रूट कौन बताया कि तुम कहाँ जाओ। तो अहमद इब्न मजीद आप याद रखेंगे, गुजरात का था, यहीं उसको
सारा चीज़ बताता है। और जब कालीकट पहुंचता है तो एक कोचीन क्षेत्र में आता है कालीकट, यहाँ का राजा रहता है जमोरिन। जमोरिन इसकी बहुत स्वागत करता है और इसी के मदद से या जितने इसको सामान खरीदना है लेके और फिर वापस चला जाता है यूरोप, जिसे 60 गुना फ़ायदा कमाता है। अब देखिए, जब पुर्तगाल की कंपनी को ये चीज़ पता चला कि इतना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के व्यापारी कमा रहे हैं, तो अब पुर्तगाल की कंपनी ने मतलब एक कंपनी की पुर्तगाल की सरकार ने कंपनी की स्थापना की और कंपनी के तहत व्यापार करने की कोशिश कंपनी के तहत व्यापार करना शुरू की। और उसके तहत जो सबसे सर्वोच्च मतलब ऑफिसर थे भारत में, उनको गवर्नर कहा गया। मतलब पुर्तगाल की जो कंपनियां थी गवर्नर के माध्यम से भारत में शासन स्थापित की। तो अब सरकारी मतलब व्यापार शुरू होता है पुर्तगाल का, और इसमें पहला गवर्नर का नाम आता है, और पहला गवर्नर जो है फ्रांसिस्को द अल्मांडा है। आपसे यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो यह था फ्रांसिस्को द अल्मांडा। यह 1505 में आता है गवर्नर बन के। देखिए, इसके पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में। वास्को डी गामा एक बार और आएगा 1502 के टाइम में आएगा। मैं इसको ये भी बता दूं, 1502 के टाइम में वास्को डी गामा फिर आएगा, पुनः आएगा। इसके पहले 1501 में इसका एक और यात्री है, मतलब व्यापारी है, पेट्रो अल्वेज क्रेबाल। यह 1501 में आएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब वास्को डी गामा 2 बार आएगा। यह जो था व्यापारियों का क्रम था। सरकार जो ट्रेड करने के लिए आ रही है वो 1505 से आ रही है, गवर्नर के माध्यम से व्यापार करेगी। और पहला गवर्नर है इसका फ्रांसिस्को द अल्मांडा। तो अब हम देखेंगे फ्रांसिस्को द अल्मांडा कौन कौन सा काम करता है। तो इसका पहला काम है कि जहाँ जहाँ फ्रांसिस्को द अल्मांडा को लगा कि व्यापार हो सकता है, वहाँ पे उसने पहले फैक्ट्री बनाई और उसकी किलेबंदी कर दी। तो फैक्ट्री की किलेबंदी इसका पहला काम था। और उसके लिए इसने क्या किया कि देखिए, उस समय परिस्थिति ये है कि सारा जो ट्रेड हो रहा है समुद्र के रास्ते से हो रहा है। तो इसका मानना था कि हम सबसे पहले समुद्र पर अगर नियंत्रण कर लेते हैं तो मतलब कि हम ट्रेड पे नियंत्रण कर लिए, और ट्रेड पे नियंत्रण कर लिए तो मतलब बुलियन हमारे पास आ गया। बुलियन हमारे पास आ गया तो दुनिया में समृद्ध और ताकतवर हम ही हो गए। इसके लिए सबसे ज़रूरी था ट्रेड पे नियंत्रण करना, और ट्रेड होती थी हिंद महासागर से। उस समय हिंद महासागर, अरब सागर, यहीं सबसे होती थी। तो इसने पूरा जितने जो वाटर रूट थे इन सब पे यह अपना अधिकार स्थापित किया, और इस पॉलिसी को नाम दिया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो यह ब्लू वाटर पॉलिसी किसका है, यह एग्जाम में कई बार आता है, तो आप याद रखेंगे फ्रांसिस्को द अल्मांडा का है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब ही था कि समुद्र में खुद को इतना मजबूत बना लें और उससे व्यापार को ऐसा नियंत्रण में ला लें कि आने वाले दिनों में लगभग सभी जो ट्रैवलर हैं या और देश के जो भी व्यापारी हैं वो हमसे इजाज़त लेके जाएं, हमारे इजाज़त के बिना कुछ नहीं हो, और हमारा एक नियंत्रण स्थापित हो जाए इस पर। तो इसका जो 2 काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रियों की किलाबंदी किया और ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया, और आगे आने वाले जो भी गवर्नर होंगे आप देखेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी को ही आगे बढ़ाएंगे। अब इसका दूसरा गवर्नर आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। देखिए, अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है 1509 में। यह बहुत काम किया। इसके बारे में कहा जाता है कि यह पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल का जो कंपनी यहाँ पे आई इसका वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। यह एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि पुर्तगाल के किस गवर्नर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो इसका जवाब होगा अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। देखिए, अब यहाँ पे एक दो स्टेट हैं यहाँ पे। एक देखेंगे विजयनगर है और एक देखेंगे बीजापुर है। तो विजयनगर का शासक इसमें है कृष्णदेव राय,
कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड क्या है? 1509 से 29 का टाइम है। कृष्णदेव राय अल्बुकर्क दोनों में, मतलब पुर्तगाल में और विजयनगर साम्राज्य में बहुत ज़्यादा दोस्ताना संबंध है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बीजापुर की बात करें तो बीजापुर अल्बुकर्क में बहुत ज़्यादा मतलब दुश्मनी है। दुश्मनी इन द सेंस, इस सेंस में है, देखिए ट्रेड को लेके सारा लड़ाई है। बीजापुर के अंदर में आता था गोवा, गोवा पे बीजापुर का शासन था। गोवा भी क्या है? कोस्टल एरिया है। और कोचीन में नियंत्रण किसका है? पुर्तगालियों का है। पुर्तगाल, देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे है पुर्तगाल, ये अपना एक्सपेंशन चाह रहे हैं, आगे इनको गोवा मिल रहा है, गोवा भी अपना एक्सपेंशन चाह रहा है। यही कन्फ्लिक्ट होता है और गोवा जो है बीजापुर के अधीन में है और यहाँ का जो राजा है यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है। तो जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, ये क्या करता है, पुर्तगाली गवर्नर जो है ये गोवा को छीन लेता है बीजापुर से, मतलब यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। और यह घटना है 1510 की, मतलब 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया और गोवा पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब पुर्तगाल जो यहाँ पे थे, यहाँ से अब इनका स्थान यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। दूसरा काम इनका अगर हम देखें तो दूसरा यह अल्बुकर्क जो है, इसका जो शासन, जहाँ तक इसका क्षेत्र था, इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का कोशिश किया, सती प्रथा पर रोक लगाने का कोशिश किया। यह पहला गवर्नर है जो सती प्रथा के रोक लगाने की कोशिश करता है। अंग्रेज़ आप देखेंगे जब पढ़ेंगे, विलियम बेंटिक 1829 में यह काम करता है, लेकिन पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क जो है यह 1509 में ही यह कोशिश करता है। हालांकि सफल ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यह प्रयास करता है। तीसरा इसका काम है, यह तीसरा ये काम करता है कि अब भारत में अपने सेना के लोगों को, मतलब पुर्तगाल में अपने इसके जो जूनियर अधिकारी हैं और सेना के जो लोग हैं, उनको कहता है कि अब भारत में बसिए, भारत बहुत अच्छा जगह है, भारत में बसिए, भारत की महिलाओं से शादी करिए और यहीं पे बस जाइए, यहीं पे हम व्यापार करेंगे। इससे एक लोगों में मतलब एक घनिष्ठता का संबंध आएगा, लोगों में एक आत्मीय संबंध जुड़ेगा। और उसका मानना था, वो कहता था कि भारत की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत होती हैं, तो भारतीय महिलाओं से आप शादी करिए, यहीं पे रच बस जाइए। हालांकि ये जो दोनों कारण था, यह कारण इनके पतन में भी बाद में जिम्मेदार होगा, हम आगे देखेंगे। लेकिन रहने की, यहाँ पे रहने की और महिलाओं से शादी करने की इजाज़त देता है। तो इसका ये 2-3 काम था। एक तो वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, दूसरा काम था इसका कि गोवा को छीन लिया यूसुफ आदिल शाह से 1510 में, तीसरा सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की, और चौथा यहाँ पे रहने, बसने और महिलाओं से शादी करने का मतलब ये कहता है। अगला इसका गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। देखिए नीनो डी कुन्हा इसका जो गवर्नर है, अब हमने अभी देखा था कि पुर्तगालियों का जो शासन था अब कालीकट से बढ़ के गोवा तक पहुंच गया है, ठीक है। तो पहले राजधानी था कालीकट, कोचीन। अब नीनो डी कुन्हा क्या करेगा, आएगा तो राजधानी बदलेगा और राजधानी को कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र करेगा, गोवा राजधानी बनाएगा, ठीक है। नीनो डी कुन्हा का यही एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोचीन से गोवा राजधानी को बनाया। दूसरा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम और देखेंगे कि ये भारत है, यहाँ पे तो कालीकट है, सबसे पहले तो कालीकट मतलब केरल हो गया, यहाँ पे गोवा है। अब यहाँ तक पहुँच गया साम्राज्य इनका, यहाँ पे अब इनको गुजरात का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पे गुजरात है आगे में। अब देखिए सारा लड़ाई जो है ट्रेड का है। गुजरात का एक शासक है बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर नहीं है, ये दूसरा बहादुर शाह है। तो गुजरात का शासक है बहादुर शाह। बहादुर शाह से इनको फिर कन्फ्लिक्ट होता है। गोवा यहाँ तक तो इनका क्षेत्र हो गया है और इधर में बहादुर शाह का क्षेत्र है।
अब फिर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर लड़ाई होता है बहादुर शाह से। तो नीनो डी कुन्हा क्या करता है कि बहादुर शाह से इसको बहुत मतलब वो ट्रेड का लड़ाई है। लेकिन एक बार ये दोनों बहादुर शाह और नीनो डी कुन्हा दोनों पोत मतलब जहाज़ पे थे, कहीं जा रहे थे। अचानक नीनो डी कुन्हा को गुस्सा आ गया, बीच समुद्र में ही बहादुर शाह को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। अब बहादुर शाह की मौत हो जाती है और एक तरीके से कह सकते हैं गुजरात भी इनके अधीन आ गया। देखिए कैसे कैसे आते हैं व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे अपने साम्राज्य को ये कैसे बढ़ाते जाते हैं। तो नीनो डी कुन्हा का बस दो ही उपलब्धि कहा जाएगा, मतलब उपलब्धि क्या कहा जाएगा, मतलब विस्तार में देखा जाए तो कोचीन से गोवा राजधानी ट्रांसफ़र करता है। और बहादुर शाह के बारे में पूछा जाता है वो कौन सा गवर्नर था जो बहादुर शाह को उठा कर समुद्र में फेंक दिया, तो ऐसे में इसका आंसर होगा नीनो डी कुन्हा। अब देखिए हो सकता है कि तीनों आपने पढ़ा हो, फ्रांसिस्को द अल्मांडा, अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, तीनों का नाम आप भूल सकते हैं। तो एक छोटा सा आप ट्रिक याद करिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, फैन। ठीक है, 3 ही गवर्नर इसमें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पहला हो गया आपको फ्रांसिस्को, द अल्मांडा, अल्मीडा दोनों नाम इसका आता है। ए का मतलब हो गया अल्फांसो, द अल्बुकर्क, और एन का मतलब हो गया नीनो डी कुन्हा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे, कभी नहीं भूलिएगा। अब पुर्तगाली तो आ गए हैं, गवर्नर के थ्रू अपना शासन कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये भी देखेंगे कि पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तो इससे भारत को क्या मदद मिलता है, इनका योगदान क्या है भारत में, जो कि इस टॉपिक से देखेंगे। मेंस में क्वेश्चन हमेशा आता है, हो सकता है प्रीलिम्स में भी आए, हम आप आगे बताएंगे आपको प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आता है इसमें। तो देखिए इनका अगर योगदान हम देखेंगे तो योगदान की अगर हम बात करें तो फसल और कृषि कार्य में इनका कुछ योगदान है। जैसे जब आते हैं तो कुछ फसल है जैसे आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद, कहवा, वनीला, तंबाकू। ठीक है, ये सब जो है यह पुर्तगालियों का देन है, पुर्तगाली ये सब चीज़ को भारत में लाए हैं। ये सब की खेती पहले नहीं होती थी, तो अब यह नई नई खेतियाँ जो होने लगी, यह पुर्तगाली ही इन सब चीज़ों को लेकर आते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे हमेशा पूछा जाता है कि इसमें से 2-4 नाम दे देगा और पूछेगा कि यह किस कंट्री के द्वारा इसको लाया गया। यह यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया यह क्वेश्चन, तो आप थोड़ा इसे याद रखेंगे, बीपीएससी भी आगे पूछ सकता है। दूसरा, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया। इसके पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो प्रिंटिंग प्रेस लाने का योगदान भी पुर्तगालियों को जाता है। अब जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में हो जाती है तो सबसे पहले ये अपना यहाँ पे इसमें बाइबल छापते हैं। सबसे पहले बाइबल की छपाई होती है। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपने भगवान की पूजा करते हैं, तो इनके भी भगवान मतलब इनके जो ग्रंथ हैं बाइबल है, तो प्रिंटिंग प्रेस में पूजा हुई होगी इनकी अपने भगवान की, और फिर उन लोगों ने अपना जो होली बुक है इनका बाइबल की छपाई सबसे पहले करते हैं। तो यही सब है। और दूसरा जो हमने ऊपर पढ़ा था यांत्रिक घड़ी, एस्ट्रोलैब, ये सब चीज़ें जो हैं ये लेके ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स वगैरह पहले एंशिएंट इंडिया में है, लेकिन मॉडर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो यह सब काम पुर्तगालियों का है और इन्होंने ही लाया है। तो अगर पुर्तगालियों के योगदान पे पूछा जाए तो यह सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि यह यांत्रिक घड़ी, एस्ट्रोलैब, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह किसकी देन है, तो आप याद रखेंगे कि यह सब पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। आगे हम देख लेते हैं। देखिए पुर्तगाली जब आते हैं तो यह व्यापार पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि इनका मकसद ही है
कि सबसे पहले आप ट्रेड रूट पे नियंत्रण करिए, ट्रेड पे नियंत्रण करेंगे तो आप व्यापार पे नियंत्रण कर लेंगे, जब व्यापार पे आपका नियंत्रण हो जाएगा तो बुलियन आपके पास होगा, जब बुलियन आपके पास होगा तो आपके पास समृद्धि होगी। ठीक है, उनका यही मतलब था। और इनका मतलब था कि ब्लू वाटर, इसके तहत इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ यही था कि खुद को इतना मजबूत बना लें कि सारे उस समय के जो यात्री हैं वो आए हमसे मतलब इजाज़त लें और जाएं। और दूसरी बात, ये अपने आप को समुद्र का स्वामी मानते थे और हिंद महासागर के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में किसी को जाना होता था तो एक कार्टेज जारी करते थे, मतलब परमिट। इनके परमिट के बिना इनके रूट में कोई भी जहाज लेकर नहीं जा सकता था, और अगर कोई बिना मतलब परमिट के पकड़ा जाता था तो उस पर ये मतलब मनचाही तलाशी करते थे। और इनका इतना नियंत्रण बढ़ गया था कि उस पर जो भी पब्लिक बैठा होता था, इस मेल फीमेल जो भी बैठा होता था, इन सबको वो मतलब गुलाम अपना बना लेते थे। और इसका एक जिक्र मिलता है कि पुर्तगालियों का ट्रेड पे और इस रूट पे इतना नियंत्रण हो गया था कि अकबर को भी मतलब इससे परमिट लेनी पड़ी थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे कि पुर्तगालियों से अकबर को भी परमिट लेनी पड़ी थी। लेकिन 1632 में अगर आप देखते हैं कि इनका एक्सपेंशन पूर्वी क्षेत्र में भी होता है और बंगाल में इनका पहली कंपनी बनती है हुगली में पहली कंपनी बनाते हैं और वहाँ पे बहुत लूट मार मचाते हैं। मतलब हुगली का प्रयोग ही यह इसलिए करते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें जितने भी व्यापार होते थे इसमें बहुत लूट मार मचाते थे, बहुत ज़्यादा मतलब ये अनैतिक काम करते थे वहाँ पे। तो इससे एक बार हुआ, एक घटना ऐसा हुआ कि शाहजहाँ का जहाज़ था, 1632 की घटना है। 1632 में शाहजहाँ राजा था और शाहजहाँ का ही जहाज़ को ये लोग लूट मार कर दिए। शाहजहाँ इतने लोगों से क्षुब्ध हुआ कि इनके जितने कंपनियां थी बंगाल में सारा को इसने मतलब जब्त कर लिया और बहुत फाइन वगैरह लिया। उसके बाद इनको फिर व्यापार करने की इजाज़त दिया। तो यह सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन राजा था जो परमिट लिया था इनसे, और हुगली में कौन राजा इनको मुगल काल का कौन राजा था जो इनको डिस्टर्ब किया था। तो आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पुर्तगाली तो भारत में आते हैं, सफल होते हैं। इनके सफलता के पीछे कहानी क्या है? इनके सफलता की सबसे पीछे कहानी है कि यह नौसेना का मजबूत होना। इनका देखिए, इनका जो मतलब जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी जो बताया, यह पानी में अपने आप को मतलब जल में बहुत अपने आप को मजबूत थे और इनका जो नौसेना था काफ़ी मजबूत था, इसलिए सबसे आगे निकल गए। और जो उस समय डच आते हैं, डेनिश आते हैं, उनसे काफ़ी आगे निकल गए और लगभग 100 से 150 सालों तक इनको कोई भी पछाड़ नहीं पाया। और भारत के भी जो मतलब स्थानीय राजा थे, ये भी इनसे नौसेना में बहुत कमज़ोर थे, इसलिए वो हमेशा सफल बने रहे। दूसरा बात था कि तकनीकी रूप से काफ़ी श्रेष्ठ थे। हमने ऊपर ही देखा था कि रेनेसा आ गया है तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है और सारे टेक्नोलॉजी का वो यूज करते थे। और भारत के जो राजा थे टेक्नोलॉजी के रूप में अभी थोड़े कमज़ोर थे, तो इसीलिए यह अपनी श्रेष्ठता को वहाँ पे बना पाए थे। तीसरा रीज़न है खुफिया तंत्र का कुशल प्रयोग। यह क्या करते थे कि इनके खिलाफ जो भी राजा है, जैसे देखिए हमने देखा था कि विजयनगर और बीजापुर, विजयनगर तो इनका दोस्त है। अब इनका विजयनगर दोस्त है तो इनको ये क्या देंगे? महंगे महंगे गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे, तो राजा तो खुश रहेगा। लेकिन बीजापुर इनका दोस्त नहीं है तो इसके पीछे अपना खुफिया तंत्र लगा देंगे और इसका वीकनेस जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपका दुश्मन है उसका सबसे ज़रूरी है कि उसका वीक पॉइंट आप जानिए, और उसके पीछे लोग खुफिया तंत्र लगा देते थे, उसकी कमज़ोरी को जानने की कोशिश करते थे। तो यह भी इनका एक मतलब सफलता में यह एक प्रयोग था इनका, खुफिया तंत्र का कुशल प्रयोग। ये लोग दूसरे राजा के लिए करते थे।
चौथा सबसे बड़ा इनका इम्पोर्टेंट मतलब योगदान कहा जाएगा घोड़े के व्यापार पर एकाधिकार। आपने देखा होगा मुग़ल हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, मतलब मेडाइवल हिस्ट्री, तो उसमें अरबी घोड़े बहुत मतलब ताकतवर माने जाते हैं और लड़ाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे माने जाते हैं अरबी घोड़े। तो भारत में उस समय देखिए, उसमें तो कार था नहीं, उसमें अगर राजा को कहीं जाना है तो घोड़ा से ही जाएगा। तो राजा लोगों का शौक़ था कि हम अच्छे अच्छे घोड़े रखें, और व्यापार पे तो नियंत्रण इन्हीं का था, और घोड़े पर इन्होंने धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया पूरा। घोड़ा इन्होंने जिसको मन करता था उन्हीं के लिए व्यापार करके मतलब ट्रेड से मंगवाते थे। जो इनके दुश्मन होते थे उनको ये घोड़ा नहीं देते थे, और युद्ध में उस समय घोड़ा का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जिसके पास अच्छा घोड़ा होगा वहीं अच्छा लड़ाई लड़ सकता था। तो घोड़े का व्यापार पर एकाधिकार भी इनकी सफलता में बहुत मतलब बड़ा योगदान है। तो ये सब कारण था इनके सफल होने के कारण। अब देखिए पुर्तगालियों के भारत आने का प्रभाव क्या पड़ा। ये आते हैं तो बहुत सारा प्रभाव भी पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव। इनका जो प्रॉफिट होता है, यह जब व्यापार करके यूरोप जाते हैं तो यूरोप में और लोगों को पता चला कि भाई ये कंपनी गई है पुर्तगाल की जो इतना पैसा कमा रही है। तो और लोग देखे तो और लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट किए, और जितने कंपनियां भारत में आएंगी आप देखेंगे कि फ्रांस भी आएगा, अंग्रेज़ भी आएंगे, और कुछ कॉलोनी पुर्तगाल का हो जाएगा भारत में, कुछ कंपनी अंग्रेज़ों का हो जाएगा, और कुछ कंपनी फ्रांस का हो जाएगा। मतलब इसका राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा कि भारत में बहुत सारे कंपनियां आई और अपने जिसका क्षेत्र जहाँ तक रहा भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा और वहाँ से धन लूटने का कोशिश किया। दूसरा इसका आर्थिक प्रभाव अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव में जैसे हमने देखा था आलू, मटर, कहवा, अनानास, ये सब आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किस कंट्री के द्वारा लाया गया। तो यह सब भारत में आए, और खेती में अगर हम देखें एग्रीकल्चर में एक विविधता भारत में देखने को मिलती है। जितने सारे अगर प्रोडक्ट उगाए जाएंगे उतना ही अच्छा होगा खेती के लिए। तो यह भारत के लिए एक आर्थिक प्रभाव देखने को मिला कि खेती में एक मतलब बहुत सारे चीज़ों को उगाया जाने लगा। दूसरा एक और आर्थिक प्रभाव दिखा कि देखिए जब व्यापार होगा तो ज़रूरी तो है नहीं कि सिर्फ पुर्तगाल के लोग व्यापार करेंगे, यहाँ के भी तो व्यापारी व्यापार करेंगे। और यहाँ से जो सामान जा रहा है, जैसे आप देखेंगे कि सूती कपड़ा, नील, मसाला, यह जब चीज़ जा रहा है, इसका व्यापार जब बढ़ रहा है तो मतलब इसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसका प्रोडक्शन कौन करेगा? किसान करेगा। तो किसानों को मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्शन बढ़ा तो आमदनी बढ़ा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आमदनी किसानों की बहुत माइनर बढ़ा, उससे ज़्यादा ट्रेडर्स को फ़ायदा हुआ। ट्रेडर्स पूरा फ़ायदा किसानों को पहुंचने नहीं देते थे, तो प्रोडक्शन उसमें बढ़ गया। और जो छोटे छोटे इनके साथ जो जुड़े व्यापारी थे, व्यापारी इसमें बहुत पैसा कमाए। मतलब व्यापारी चाहे पुर्तगाल के थे या भारत के थे, व्यापारी खूब पैसा कमाए। तो आर्थिक प्रभाव ये पड़ा कि इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, और जो व्यापारी क्षेत्र था, व्यापारी क्षेत्र बहुत पैसा कमाया और वो एक अमीर बन गया, एक अमीर वर्ग बन गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव। देखिए कोई भी देश का अगर आदमी आता है तो अपनी वेशभूषा को साथ में लाता है। तो और एक नॉर्मल कल्चर है, विश्व में हर जगह देखा जाता है कि सत्ता जो है ना, सत्ता किसी के पास हो, सत्ता जो करती है ना, पब्लिक उसका अनुसरण करती है। आप देखेंगे अभी, जैसे अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें, बहुत लोग धार्मिक हो गया है, धर्म की बात कर रहा है। जहाँ देखिए हनुमान चालीसा पढ़ना है, शिव चालीसा पढ़ना है, ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा पहले तो नहीं था। 5-6 साल 10 साल पहले ऐसा पब्लिक डिबेट में हनुमान चालीसा नहीं आता था, लोगों के पूजा पाठ में आता था, ये पब्लिक डिबेट में नहीं आता था। लेकिन अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वो दिन भर यही डिबेट करते हैं कि हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हमको शंकर जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना है। तो देखिए चीज़ें गलत है या सही है,
सत्ता जब कोई काम करती है ना तो लोगों को मानना है कि भाई उसके पास पावर है, देश की बागडोर उसके पास है, मतलब वो सही है। वो गलत भी काम करता है तो लोगों को पहले नज़र में लगता है वो काम सही कर रहा है। भले लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मान लेते हैं गलत काम कर रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं कितने ये भी तो देखिए। तो जो भी सत्ता पक्ष है पब्लिक उसका अनुसरण करता है। तो ये जो पहनावा था इनका, धीरे धीरे भारत में भी इनके पहनावा मतलब आने लगा। इनके मतलब पुर्तगाल का जो पहनावा था, यूरोपियन जो पहनावा था, भारत में भी वो प्रवेश करने लगा धीरे धीरे। साथ में एक गॉथिक कला है, गॉथिक कला का विकास हुआ भारत में। गॉथिक कला क्या है? इसको कहते हैं हम विक्टोरियन स्टाइल। यह आर्ट का एक टाइप है विक्टोरियन स्टाइल। देखिए इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं गॉथिक कला है क्या, विक्टोरियन स्टाइल है क्या। भारत में इसके पहले मुग़ल साम्राज्य था। तो मुग़ल साम्राज्य में अगर कला को हम देखते हैं तो इंडो इस्लामिक था, इंडो इस्लामिक आर्ट था। लेकिन अब यूरोप का प्रभाव भारत पे पड़ रहा है तो अब यहाँ पे विक्टोरियन स्टाइल को देखने को हमको मिलेगा विक्टोरियन स्टाइल देखने को मिलेगा। दोनों में अंतर क्या है? आप मुग़ल काल के जितने भी देखेंगे, मोनूमेंट्स वगैरह देखेंगे, ताजमहल देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे या हुमायूं टॉम्ब वगैरह कुछ भी देखेंगे, मतलब मुग़ल काल या मिडाइवल पीरियड का, उसमें आप देखेंगे कि दीवार जो होती है बहुत मोटी मोटी हैं, बड़े बड़े दीवार हैं, मेहराब बहुत बड़े बड़े हैं और चौड़े चौड़े हैं। और जो खिड़कियां हैं दीवार की, दीवार तो बड़े हैं लेकिन खिड़कियां छोटी हैं। लेकिन विक्टोरियन स्टाइल में हम देखेंगे तो दीवारें जो है बहुत पतली पतली बनाई जाएगी, मेहराब पतला और नुकीला बनाया जाएगा, सुंदरता पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और दीवारों के बीच में बड़े बड़े खिड़कियाँ बनाई जाएगी। मतलब हर चीज़ वहाँ से थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। अगर इंडो इस्लामिक की बात करें तो यह मोटा और चौड़ा होता था, कोई भी मतलब दीवार वगैरह जो था, और छोटे खिड़कियाँ होती थी। लेकिन विक्टोरियन स्टाइल में यह थोड़ा सा बदल गया है। अभी हम लोगों का जो घर बनता है अगर आप देखेंगे तो यह विक्टोरियन स्टाइल पे थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको दिखेगा, क्योंकि बड़े बड़े अब खिड़कियाँ बन रही हैं, पतले पतले दीवार बन रहे हैं और जो आगे का लोकेशन होता है थोड़ा सा नुकीला आकर्षक बनाया जाता था। हालांकि इंडो इस्लामिक भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके बनस्पत, विक्टोरियन के बनस्पत इंडो इस्लामिक थोड़ा सा मोटा और चौड़ा और बड़ा बड़ा है। ठीक है, देखिए अगर विक्टोरियन स्टाइल का हम कुछ एग्जाम्पल देख लें तो मुंबई का सचिवालय, दूसरा मुंबई का हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट भी इसी शैली का बनाया गया है और यह दोनों जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार कि मुंबई का सचिवालय किस स्टाइल पे बना है, तो आप इसे याद रखेंगे यह विक्टोरियन स्टाइल पे बना है। इतना तो हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं जब पुर्तगाली थे इनके पिछड़ने का कारण क्या हुआ। 100-150 साल तो ये बड़ा एक छत्र राज किए, लेकिन उसके बाद अचानक ये कैसे पिछड़ जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अगर आप मेंस के एग्ज़ाम मेंस लिखेंगे तो ये सब टॉपिक बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए धीरे धीरे इनका नौसेना कमज़ोर हो गया। शुरुआत में तो इनका ट्रेड पे बहुत अच्छा पकड़ था, ब्लू वाटर पॉलिसी इनका बहुत अच्छा से काम किया, लेकिन बाद में देखते हैं तो इनका नौसेना पे कमज़ोर थोड़ा सा कम पड़ गया। इसके कारण इनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई। दूसरा बात है कि उस टाइम में और भी कंट्री आ गए, जैसे डच आ गए भारत में, अंग्रेज़ आ गए और फ्रांस आ गए। और इन सब का देखते हैं मुकाबला किनसे है, इनको भी ट्रेड करना है तो इनको लड़ाई किससे है, इनको लड़ाई है पुर्तगालियों से। तो डच क्या करता है, डच सबसे पहले मलक्का को जीत लेता है इनसे, मलक्का। उसके बाद श्रीलंका का जो भाग था, श्रीलंका के भाग पे ये अपना अधिकार जताते थे, श्रीलंका को छीन लिया। उसके बाद फिर मालाबार का जो क्षेत्र था, मालाबार के क्षेत्र को डच इनसे छीन लेता है। साथ में अंग्रेज़ आते हैं तो अंग्रेज़ की कंपनी सूरत में, अंग्रेज़ अपनी कंपनी की स्थापना सूरत में करते हैं और सूरत जो क्षेत्र है,
सूरत में अंग्रेज इनको हरा देते हैं। अब ये बेचारे परेशान हो जाते हैं, इनका नौसेना कमज़ोर हो गया है। मलक्का, श्रीलंका, मालाबार इसी के बदौलत हाथ से निकल गया, डच के हाथ में चला गया। सूरत में अंग्रेज़ों से हार गए। अब ये हर जगह से थोड़े थोड़े इनकी स्थिति डमाडोल हो रही है। दूसरा कारण देखते हैं, इनका छवि खराब होना। इनका छवि कैसे खराब हो गया कि हमने ऊपर में पढ़ा था, जो हुगली शहर था, हुगली में जब ये कंपनी की स्थापना करते हैं तो हुगली को ये सिर्फ लूट मार का केंद्र बनाते हैं और बंगाल की खाड़ी में सिर्फ लूट मार करते हैं। इससे इनका छवि खराब होता है और शाहजहाँ इन पे दंड लगाता है, इनके कंपनी को मतलब अपने अधीन कर लेता है। फिर माफ़ीनामा ये लिखते हैं तो फिर छोड़ता, वो बाद की बात है। तो इस कारण से इनकी छवि खराब होती है। और दूसरी बात, ये जब भारत में महिलाओं से शादी करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो लोगों को ये लगने लगता है कि ये हमारे संस्कृति में, जो हमारे धर्म और संस्कृति है उसमें ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। आज आप सोचिए, कोई भारत के बाहर अगर शादी कर लेता है तो उसको, मतलब दूसरे कास्ट में अगर शादी करे तो उसको दूसरे तरीके से समाज देखता है। सोचिए 1617वीं शताब्दी की बात हो रही है, 16वीं शताब्दी की। उस समय का समाज कैसा होगा कि अगर पुर्तगाली से कोई शादी करता होगा तो लोगों के मन में क्या आशंका आती होगी। तो लोगों को यह भी एक डर था, इनसे इनकी छवि खराब हो गई। और साथ में जब 100-150 साल कोई भी शासक सत्ता में रहेगा, मतलब शासन करेगा, तो उसमें कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचारी होंगे, ये स्वाभाविक बात है। इनमें कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचारी हो गए तो ये भी पब्लिक एक परसेप्शन बना कि यह बहुत मतलब खराब आदमी थे। इनका परसेप्शन थोड़ा सा पब्लिक में खराब बन गया। तीसरा रीज़न था कि जो पुर्तगाल था, इसका एक कॉलोनी था ब्राज़ील। शुरुआत में आप देख रहे हैं 1505-1510 में तो भारत पे बहुत ये नियंत्रण करता है अपना। लेकिन जब भारत पे नियंत्रण हो जा रहा है तब वह भारत पे कम ध्यान देके ब्राज़ील पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है। और इसी कारण ब्राज़ील पे ज़्यादा ध्यान देने के कारण भारत इसके हाथ से निकल जाता है और इधर डच और अंग्रेज़ तो इनका काम तमाम कर ही रहे हैं। तो अब पुर्तगाल थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं। और चौथा कारण जो है, हमने ऊपर में बताया था आपको कि सती प्रथा में इनका इंटरफेयर हो रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि ये हमारे धार्मिक मुद्दे में एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। देखिए, सती प्रथा गलत बात है, लेकिन लोग मानने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। लोगों को लग रहा है हमारे धार्मिक मामलों में इनका हस्तक्षेप हो रहा है। और दूसरी बात है कि यह धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। कई जगह पे ये ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और जहाँ पे इनकी स्वेच्छा हो रही है वह यहाँ पे शादी संबंध बना कर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो यह सब मुद्दा था जो लोगों को इनके प्रति एक नफ़रत क्रिएट करने में आगे बढ़ा। तो यह इनके पतन का कारण था। तो हमने लगभग मोर और लेस पुर्तगाली कैसे आए, कैसे अपना स्थापना करते हैं, उनके गवर्नर कैसे थे, क्या क्या उनका काम था, उसके बाद हम देखें कि गवर्नर के बाद इनके आने से भारत में योगदान क्या हुआ और इनका ट्रेड पे कैसे अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनका पतन कैसे हुआ, तो लगभग पुर्तगालियों के बारे में हर एंगल पे हमने पढ़ लिया है। अगला टॉपिक हम देखने से पहले ये देख लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि बंगाल में पुर्तगाल कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगला टॉपिक में हम देखेंगे कि पुर्तगाल के बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। तो उन सारी कंपनियों को हम कल दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।